दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडीयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए एकदम शानदार दोस्तों क्लास है आज की। या भूगोल के टॉप 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए, तो ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट करके हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे आज के इस सेशन में। दोस्तों कुछ समय के बाद हम आपके लिए एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट होंगे। तो आपके लिए सभी सेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसे एक विशेष विश्लेषण के आधार पर हम आपके सामने लाने वाले हैं। तो आप सभी दोस्त प्रतिदिन हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों कहते हैं कि लक्ष्य हमेशा अर्जुन के बाण के जैसा होना चाहिए, लक्ष्य हमेशा अर्जुन के बाण के जैसा होना चाहिए और हौसला हमेशा सीमा पर खड़े जवान के जैसा होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका भी सपना है फौज में भर्ती होने का, तो आपके लिए एकदम शानदार सेशन लेकर आए हैं। और दोस्तों यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपको हमारे सेशन से जितने मैराथन्स करवा रहे हैं उनसे बहुत सारे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों प्रतिदिन 8 बजे ज़रूर जुड़ेंगे हमारी लाइव क्लास से। दोस्तों आपका पहला प्रश्न जो है इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो बताएंगे बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है एब जॉर्ज लेमन तेरे। एब जॉर्ज लेमन तेरे ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। और बिग बैंग सिद्धांत बताता है कि दोस्तों एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ध्यान से देखेंगे 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। किसका निर्माण हुआ था दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एडविन हब्बल के किस सिद्धांत ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, यह एडविन हब्बल के किस सिद्धांत ने प्रमाणित किया था। महाविस्फोट सिद्धांत, डॉपलर सिद्धांत, लार्ज हैडन कोलाइजर सिद्धांत या फिर दोस्तों साम्यावस्था सिद्धांत। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों एडविन हब्बल ने यह प्रमाणित किया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाओं के बीच में दूरी बढ़ रही है। तो दोस्तों यह किस सिद्धांत के द्वारा इसका व्याख्या किया था। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर सिद्धांत। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। शुक्र एवं पृथ्वी। ऑप्शन बी है बृहस्पति एवं शनि। ऑप्शन सी है बुध एवं शुक्र। ऑप्शन डी है मंगल एवं बृहस्पति। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह की अगर बात की जाएगी तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं दोस्तों। क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, तो क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। कौन सा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। सुमेर, लेवी, कैसिनी, हेलियो या फिर फॉरवेस्टा। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कौन सा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है फॉरवेस्टा। अगर फॉरवेस्टा की बात की जाएगी दोस्तों, फॉरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो दोस्तों सबसे ज़्यादा चमकीला क्षुद्र ग्रह है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सबसे चमकीला एवं सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, सबसे चमकीला और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सबसे चमकीला और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है फॉरवेस्टा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मंदाकिनी क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यह तारों का समूह है, छोटे क्षुद्र ग्रहों का समूह है, गैस और धूमकेतु के बादल हैं या फिर उपरोक्त सभी, या फिर आकाश गंगाओं का समूह है। सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों बात अगर की जाएगी
मंदाकिनी की। मंदाकिनी क्या है? तो दोस्तों मंदाकिनी दोस्तों तारों के समूह को मंदाकिनी कहा गया है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर बात की जाएगी सौर मंडल जिस आकाश गंगा में है उसका क्या नाम दिया गया है? मंदाकिनी। सौर मंडल जिस समूह में है दोस्तों, सौर मंडल जिस समूह में है उसे क्या माना गया है दोस्तों? सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है। सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है इसका क्या नाम है? तो आकाश गंगा का नाम क्या है दोस्तों? आकाश गंगा में स्थित है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। और दोस्तों मंदाकिनी का आकार कैसा है? तो मंदाकिनी का आकार दोस्तों अगर पूछा जाए तो इसका आकार है सर्पिलाकार। ध्यान रखेंगे, मंदाकिनी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सौरमंडल में कौन कौन शामिल है? सूर्य, विभिन्न ग्रहों के उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सौरमंडल में क्या क्या शामिल है? सूर्य तो शामिल है, विभिन्न ग्रह और उनके उपग्रह भी शामिल है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का। मतलब ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा का माध्यम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, सौर ज्वाला या फिर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो दोस्तों सूर्य ऊर्जा में उत्पत्ति का माध्यम क्या है? तो दोस्तों सूर्य ऊर्जा की अगर उत्पत्ति के माध्यम की बात की जाएगी तो सूर्य ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या है? तो सूर्य ऊर्जा के उत्पत्ति का माध्यम की अगर बात की जाएगी तो नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सूर्य की आयु लगभग कितने वर्ष है? 5 बिलियन वर्ष, 6 बिलियन वर्ष, 4 बिलियन वर्ष या फिर 7 बिलियन वर्ष। तो अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है सूर्य की आयु कितनी है, तो दोस्तों सूर्य की आयु कितनी है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सूर्य की आयु कितनी है? तो सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है, 5 बिलियन वर्ष है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने सेकंड में पहुंचता है, तो दोस्तों कितने समय में पहुंचाता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 18 सेकंड। ध्यान रखेंगे 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर दोस्तों सेकंड 16 सेकंड करके दिख रहा है लेकिन 8 मिनट एग्जैक्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 6 मिनट 16 सेकंड, फिर उसके बाद है 7 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 9 मिनट 16 सेकंड। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 16 सेकंड। दोस्तों कहीं कहीं पर ये आपको 18 सेकंड भी दिखेगा, तो 8 मिनट करके याद रखेंगे। सभी दोस्त अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? तो दोस्तों सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, सौर कलंक या फिर रेड शिफ्ट्स। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? अरोरा बोरियालिस। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। हैली नामक धूमकेतु व पुच्छल तारे का परिभ्रमण काल कितने वर्ष होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हैली नामक धूमकेतु व पुच्छल तारे का परिभ्रमण काल कितने वर्ष होता है? 74 वर्ष, 75 वर्ष, 76 वर्ष या फिर 77 वर्ष। तो दोस्तों हैली नामक धूमकेतु का परिभ्रमण काल कितने वर्ष का होता है? 76 वर्ष का होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 76 वर्ष। अगला दोस्तों ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न क्या? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी होती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी होती है? 23 सही 1/2, 22 सही 1/2, 24 सही 1/2 या फिर 25 सही 1/2। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? 23 सही 1/2। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री पर झुकी हुई होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है? तो दोस्तों पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 111 किलोमीटर की दूरी लगभग होती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कितने डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कितने डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और दोस्तों इसमें अगर बात की जाएगी 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट होता है? तो दोस्तों 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट का होता है? दोस्तों अगर पूछा जाता है 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट का होता है देशांतर, तो 1 डिग्री देशांतर दोस्तों 4 मिनट का होता है। कितने समय का होता है? 4 मिनट का होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? मानक समय रेखा। क्या कहते हैं? मानक समय रेखा कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मानक समय रेखा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक नोट्स बुक साथ में लेकर बैठेंगे और सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो अपने साथ में नोट करते रहेंगे, उसका एक रिवीजन करेंगे तो जिससे आपको बेस्ट तरीके से सब कुछ याद हो सके। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आंतरिक ग्रह जिन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं इनमें से शामिल नहीं। दोस्तों आंतरिक ग्रह जिन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं इनमें शामिल नहीं है बुध, शुक्र, पृथ्वी और शनि। तो दोस्तों इनमें से कौन आंतरिक ग्रह शामिल नहीं है? कौन सा पार्थिव आंतरिक ग्रह नहीं है, ये बताना है। तो दोस्तों आंतरिक ग्रह जिन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं इनमें से शामिल नहीं। तो दोस्तों आंतरिक ग्रह जिन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं कौन कौन से होते हैं? तो सभी दोस्त याद रखेंगे क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दोस्तों ये कौन से ग्रह होते हैं? दोस्तों अगर बात की जाएगी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल की, तो दोस्तों ये आंतरिक ग्रह होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये दोस्तों क्या होते हैं? बाह्य ग्रह। तो दोस्तों इसमें आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है? शनि नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 4.5, 5, 5.5 या फिर 6। तो दोस्तों पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो पृथ्वी का औसत घनत्व तो लगभग 5.5 होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग दोस्तों 5.5 होता है। और पृथ्वी की अनुमानित आयु अगर पूछी जाए, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो दोस्तों लगभग 4.6 अरब वर्ष, लगभग 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु मानी गई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ध्यान से देखेंगे और सही आंसर छाप देंगे। कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? पोपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका, या फिर क्राकोतोवा इंडोनेशिया, या फिर एटना इटली। तो दोस्तों कौन सा इसमें आपसे पूछा गया है, कौन सा इसमें ध्यान से देखेंगे। विश्व यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी? तो कौन सा ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है एटना इटली का। तो दोस्तों एटना इटली का जो ज्वालामुखी है सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पर स्थित है? तो कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पर स्थित है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
कोटोपैक्सी, स्ट्रॉम वैली या फिर इसूबियस या फिर किलिमंजारो। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? स्ट्रॉम्बोली। तो स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी जो है भूमध्य सागर व लिपारी द्वीप पर स्थित है। अगला जो प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल, भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है प्लेट विवर्तन की क्या है? दोस्तों प्लेट विवर्तन की क्या है? महाद्वीपीय गतिमान प्लेट का हिस्सा, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर हिमालय क्षेत्र में भूमि का कटाव या फिर प्लेटों के टक्कर से पर्वत का निर्माण। तो दोस्तों प्लेट विवर्तन की क्या होता है? तो दोस्तों प्लेट विवर्तन की क्या है? महाद्वीपीय गतिमान प्लेट का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है एक बार सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किस महाद्वीप में एक से ज़्यादा ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक से ज़्यादा ज्वालामुखी नहीं है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों यहाँ पर सही प्रश्न क्या है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यहाँ पर ये आपका सही प्रश्न रहेगा, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं, ध्यान रखेंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? अटलांटिका पेटी, हिंद महासागर पेटी, प्रशांत पेटी या फिर अंटार्कटिका पेटी। तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है प्रशांत पेटी। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्रशांत पेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। नीदरलैंड में समुद्र तल से नीचे स्थित निम्न भूमि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नीदरलैंड में समुद्र तल से नीचे स्थित निम्न भूमि को किस नाम से जाना जाता है? वेटलैंड, वाटरलैंड, पोल्डर या फिर लोअरलैंड। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों नीदरलैंड में समुद्र तल से नीचे स्थिति जो भूमि होती है उसे पोल्डर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखें। दोस्तों सभी प्रश्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में एसएससी में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी दोस्त आज के इस सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे और प्रतिदिन सभी महत्वपूर्ण जो सेशन है। इसके बाद दोस्तों भूगोल में कल वाली क्लास जो होगी उसमें दोस्तों भारत के भूगोल के टॉप 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी के द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्नों का चयन करके हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो आप सभी दोस्त कल वाले सेशन से भी जरूर जुड़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा 5 डिग्री उत्तर या फिर 5 डिग्री दक्षिण में स्थित दाब पेटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण में स्थित दाब पेटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश क्षेत्र, डोल ड्रम क्षेत्र या फिर अयनवर्ती क्षेत्र या फिर ट्रेड विंड जोन। तो दोस्तों भूमध्य रेखा 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण में स्थित दाब पेटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डोल ड्रम क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। उपोष्ण उच्च दाब पेटी को अन्य किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? ध्यान से देखेंगे। उपोष्ण उच्च दाब पेटी को अन्य किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? अश्व अक्षांश क्षेत्र, डोल ड्रम क्षेत्र, पोल्डर क्षेत्र या फिर लोअर लैंड। दोस्तों इसमें से इसका अगर ध्यान से देखेंगे
इसमें क्षेत्र की बात की गई है, तो दोस्तों कौन सा क्षेत्र होगा? उपोष्ण उच्च दाब पेटी का अन्य किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब पेटी को अश्व अक्षांश क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? अश्व अक्षांश क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जिम्मेदार नहीं है? ध्यान से प्रश्न को सुनेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जिम्मेदार नहीं है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, ज्वारीय शक्ति या फिर गुरुत्वाकर्षण बल? सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है घूर्णन गति। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं? तो दोस्तों कौन सा बल है जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है? तो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्री बल या फिर कोरियोलिस बल या फिर दोस्तों ज्वारीय बल? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, या दोस्तों कोरियोलिस बल के कारण होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है? तो दोस्तों कोरियोलिस बल के प्रभाव से जो उत्तरी गोलार्ध की पवनें हैं वो दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध की पवनें जो हैं वो बाईं ओर मुड़ जाती हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, कोरियोलिस बल के द्वारा होने वाले पवनों की दिशा में परिवर्तन को किस नियम के रूप में जाना जाता है? फेरल का नियम, रोज हफ का नियम या फिर हेडली का नियम? ऑप्शन डी है कोरियोलिस का नियम। तो दोस्तों कोरियोलिस बल के द्वारा क्या होता है? पवनों की दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है। उत्तरी ध्रुव में दोस्तों पवनें दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी ध्रुव की पवनें जो हैं बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और इस परिवर्तन के कारण दोस्तों पूछा गया आपसे यह किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों यह फेरल के नियम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, फेरल का नियम। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, वे पवनें जो साल भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं एवं व्यापक भूभाग को प्रवाहित करती हैं कहलाती हैं? तो दोस्तों जो साल भर एक ही दिशा में बहती हैं और व्यापक भूभाग को प्रभावित करती हैं वे पवनें क्या कहलाती हैं? ग्रहीय पवनें, महाद्वीपीय पवनें, समग्र पवनें या फिर प्रभावशाली पवनें? तो दोस्तों इन पवनों को क्या कहते हैं? ग्रहीय पवनें। तो दोस्तों सालों साल तक दोस्तों एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं और एक व्यापक भूभाग को प्रभावित करती हैं, तो ऐसी पवनों को दोस्तों क्या कहते हैं? ग्रहीय पवनें। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्न पवनों में से एक ग्रहीय या स्थायी पवन नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्न पवनों में से कौन एक ग्रहीय या स्थानीय पवन नहीं है? आपके ऑप्शन है वाणिज्य पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन या फिर पर्वतीय समीर? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है पर्वतीय समीर। दोस्तों पर्वतीय समीर एक ऐसा पवन है जिसमें दोस्तों एक ग्रहीय या स्थायी पवन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। किन अक्षांशों के मध्य अश्व अक्षांश का कितना विस्तार होता है? बताएंगे। किन अक्षांशों के मध्य अश्व अक्षांशों का विस्तार कितना मिलता है? 5 डिग्री से 10 डिग्री, 10 डिग्री से 15 डिग्री, 15 से 30 डिग्री या फिर 20 से 350 डिग्री? तो दोस्तों किन अक्षांशों के मध्य अश्व अक्षांशों का विस्तार कितना मिलता है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 20 से 350 डिग्री। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर प्रवाहित होने वाली स्थायी हवाएं कहलाती हैं? वाणिज्य पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन या फिर जेट स्ट्रीम? सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जी हाँ दोस्तों, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर प्रवाहित होने वाली स्थायी हवाएं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है पछुआ पवन। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। वायुमंडलीय दाब का
मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, किस यंत्र के द्वारा? वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? ध्रुवीय पवन, सरमार्गी पवन, जेट स्ट्रीम या फिर प्रतिचक्रवातीय पवन? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? जेट स्ट्रीम। दोस्तों क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? जेट स्ट्रीम पवन। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। किन कारणों से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है? निम्न वायुदाब के कारण, उच्च तापमान के कारण या फिर अधिक आर्द्रता के कारण? ऑप्शन डी है कोरियोलिस बल के अभाव के कारण। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो आपका एक बार प्रश्न फिर से रिपीट करते हैं। किन कारणों से भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कोरियोलिस बल के अभाव के कारण। कोरियोलिस बल के अभाव के कारण दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? लवणता की विभिन्नता, वायुदाब में अंतर, पृथ्वी में घूर्णन गति या फिर घनत्व में अंतर? तो दोस्तों महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है पृथ्वी में घूर्णन गति। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। किस महासागरीय जलधारा को यूरोप का कंबल की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों यूरोप के कंबल की संज्ञा किसे दी जाती है? ब्राजीलिया जलधारा, उत्तर विषुवतीय जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा या फिर गल्फ स्ट्रीम जलधारा? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों यूरोप का कंबल किसे संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों यूरोप के कंबल की संज्ञा किसे दी जाती है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। इसे किसकी संज्ञा दी गई है? यूरोप का कंबल। यूरोप का कंबल। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गल्फ स्ट्रीम धारा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है? मोजाम्बिक जलधारा, अगुलहास जलधारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा या फिर दक्षिण विषुवतीय जलधारा? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों हिंद महासागर की ठंडी जलधारा कौन है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा का उदाहरण है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अलास्का जलधारा, क्यूराइल जलधारा, वेंगुएला जलधारा या फिर हम्बोल्ट जलधारा? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा का उदाहरण है? कौन एक गर्म जलधारा का उदाहरण है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अलास्का जलधारा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का अन्य गैसों की अपेक्षा कितना अनुपात होता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कितनी मात्रा होती है वायुमंडल में? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 0.03%। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात की जाएगी कितनी मात्रा पाई जाती है? 0.03% पाई जाती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, कनाडा का कौन सा नगर गेहूं की मंडी के लिए प्रसिद्ध है? वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, विनीपेग या फिर टोरंटो? सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जी हाँ दोस्तों ध्यान से देखेंगे, कनाडा का कौन सा नगर गेहूं की मंडी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है विनीपेग। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। यूरोप में स्थित कॉकसस राज्यों की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? आर्मेनिया,
जॉर्जिया, लाटविया या फिर अजरबैजान। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, एकदम यूनिक क्वेश्चन है जो कि एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग सही ढंग से पढ़ेंगे और एक बार इनका रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों। तो यूरोप में स्थित कॉकेसस राज्यों की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? कॉकेसस श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है लाटविया। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसे ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तुवालू को, फिजी को, न्यू गिनी को या फिर दोस्तों न्यूजीलैंड को? तो दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यूरोप के किस देश का भौगोलिक उपनाम प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है? किस दोस्तों देश का भौगोलिक नाम प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है फ्रांस। दोस्तों फ्रांस का भौगोलिक उपनाम क्या है? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। तो दोस्तों इसका सही दोस्तों यहाँ पर फ्रांस आपका यहाँ पर नहीं है दोस्तों। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप की अगर बात की जाएगी तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसका है? स्विट्जरलैंड का नाम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसका नाम है? स्विट्जरलैंड का। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। फ्रांस इसका नहीं होगा, स्विट्जरलैंड होगा, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? पेरिस को, मैड्रिड को, एम्स्टर्डम को या फिर रोम को? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 7 पहाड़ियों का नगर। अगर आपसे पूछा जाता है 7 पहाड़ियों का नगर, तो दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा गया है? तो दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अमेरिका नगर डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण, सूती वस्त्र निर्माण, ऑटोमोबाइल्स या फिर वायुयान निर्माण? तो दोस्तों अमेरिकी नगर डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों वायुयान उद्योग के लिए अमेरिका का पश्चिमी तट पे जो दोस्तों स्थित सिएटल है, तो दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाता है अमेरिकी नगर डेट्रॉयट, तो डेट्रॉयट जो नगर है ये ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी एग्जैक्ट एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा गया है? किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा गया है? हॉर्मुज जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि, बाब एल मंडेब जल संधि या फिर दोस्तों कूक जल संधि? सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बाब एल मंडेब जल संधि को कहा जाता है आंसुओं का प्रवेश द्वार। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा किसे दी गई है? सू नहर, स्वेज नहर, पनामा नहर या फिर कील नहर? तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा किसे दी गई है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है कील नहर। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा किसे दी गई है? कील नहर को। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। किस कैरिबियन द्वीपीय देश को एंटीलीज का मोती कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों किस कैरिबियन द्वीपीय देश को एंटीलीज का मोती कहा जाता है? जैमका, हैती, क्यूबा या फिर ऑप्शन डी है डोमिनियन गणराज्य? तो दोस्तों किसे दोस्तों एंटीलीज का मोती कहा जाता है? तो दोस्तों एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जलयान के लिए, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, वायुयान के लिए या फिर दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग के लिए? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अमेरिकी के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर, दोस्तों सिएटल नगर की अगर बात की जाएगी तो यह वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपके सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी दोस्त आज के सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक शेयर करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप दोस्तों हमारे सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मानसूनी क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। मानसूनी क्षेत्र में भूमध्य रेखी या फिर भूमध्य सागरीय या फिर टुंड्रा। तो दोस्तों साल भर वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है भूमध्य रेखी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आइसोबाथ, आइसोराइम, आइसोहाइट या फिर आइसोनेप। तो दोस्तों समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोहाइट कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, आइसोहाइट कहते हैं। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर हाइड्रोफोन। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ओजोन परत पृथ्वी पर के लोगों की रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से, पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से, या फिर पृथ्वी पर उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों से, या फिर ऑप्शन डी है सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों से। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ओजोन परत। ओजोन लेयर किससे रक्षा करती है, दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन परत। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, चीन से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों चीन से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है, टाइफून, सुनामी या फिर टारनेडो या फिर ऑप्शन डी है हरिकेन। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है, चीन से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है टाइफून। क्या नाम दिया गया है, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है टाइफून। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है, चाइना, भारत, यूएसए या फिर फ्रांस। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है चीन। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न है, विश्व में केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। विश्व में केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, चीन में, भारत में, पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में। तो दोस्तों विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक देश है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कोको का, कपास का, कॉफ़ी का या फिर तंबाकू का। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ ध्यान से देखेंगे। सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदर काफी पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह काफी पत्तन के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है साओ पालो या फिर सेंटोस या फिर रियो डी जेनरो या फिर ब्यूनस आयर्स। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों कौन सा बंदरगाह काफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सेंटोस। दोस्तों सेंटोस बंदरगाह काफ़ी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है, भारत में, चीन में, इंग्लैंड में या फिर रूस में। तो दोस्तों विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है, तो विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चाय चाइना, ध्यान रखेंगे, चाय चाइना। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर किया जाता है, तो चाय चाइना।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्पादक देश कौन सा है, बताएंगे। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर मलेशिया। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं फटाफट से सही आंसर छाप देंगे। विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश की अगर बात की जाएगी तो मलेशिया है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है? बाल्टिक सागर में, उत्तरी सागर में, बोथनिया की खाड़ी में या फिर अटलांटिक महासागर में। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों प्रतिदिन इसी तरीके से बेस्ट तरीके से सीखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, चांदी का सबसे उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा, भारत, पेरू या फिर चीन। तो दोस्तों चांदी का सबसे उत्पादक देश कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों चांदी के सबसे उत्पादक देश की अगर बात की जाएगी तो चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है पेरू। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर करते रहेंगे। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? कजाकिस्तान, यूएसए, रूस या फिर चाइना। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यूरेनियम का उत्पादक राज्य कौन सा है? कजाकिस्तान। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। अगला दोस्तों प्रश्न है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक देश कौन सा है? पवन ऊर्जा का उत्पादक सबसे देश कौन सा है, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। यूएसए, भारत, रूस या फिर जर्मनी। तो दोस्तों पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है या फिर सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है जर्मनी। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है, बताएंगे। भारत, चीन, यूएसए या फिर रूस। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चीन। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। संसार में सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? स्वेज नहर, सू नहर, कील नहर या फिर पनामा नहर। तो दोस्तों संसार में सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो संसार में सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है स्वेज नहर। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, पिग्मी जनजाति निवासी है कांगो की, मलेशिया की, सुमात्रा की या फिर ऑस्ट्रेलिया की। तो दोस्तों पिग्मी जनजाति निवासी किसकी है दोस्तों? तो पिग्मी जनजाति की अगर बात की जाएगी तो पिग्मी जनजाति कांगो की निवासी है, कांगो की निवासी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों माओरी जो है, न्यूजी, ये जनजातियां लिखी हैं, इनका निवास स्थान है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वही आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों माओरी न्यूजीलैंड में पड़ता है। तो दोस्तों माओरी की अगर बात की जाएगी न्यूजीलैंड में एकदम सही है। एनू दोस्तों आपका फ्रांस में नहीं पड़ता, बाकी सेमांग मलेशिया की जनजाति है और एक सिमो कनाडा की। तो दोस्तों एनू फ्रांस की नहीं है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पर्सिया किस देश का प्राचीन नाम है? इराक का, ईरान का, ताइवान का या फिर चाइना का। तो दोस्तों पर्सिया किस देश का प्राचीन नाम है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों ईरान। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? पर्सिया। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सभी प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किसे पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है? जापान, हांगकांग, श्रीलंका या फिर ताइवान। तो दोस्तों किसे पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है, पूर्व के मोती के नाम से किस देश को जाना जाता है? पूर्व के मोती के नाम से दोस्तों
हांगकांग को जाना जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों पूर्व का मोती अगर बात की जाएगी तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है, हांगकांग को नहीं कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्रीलंका को दोस्तों पूर्व का मोती कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद हाथियों की भूमि, थाईलैंड, कीनिया, जापान या फिर लाओस। तो दोस्तों कौन सा देश है जिसे सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है लाओस। दोस्तों लाओस को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। उगते हुए सूर्य का देश निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? नॉर्वे को, फिलीपींस को, इंग्लैंड को या फिर जापान को। तो दोस्तों जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। और जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? जापान की राजधानी है टोक्यो। और टोक्यो दोस्तों किस द्वीप पर बसा हुआ है? होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है टोक्यो। दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। न्यूजीलैंड, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया या फिर कोरिया। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? कंगारुओं का दोस्त दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? रोम, बर्लिन, बर्न या फिर पेरिस। तो दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? रोम को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? क्विटो, लहासा, लीमा या फिर बोगाटा। तो दोस्तों फॉरबिडन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है लहासा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? लहासा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पोटोमैक, डैन्यूब, हडसन या फिर टिग्रिस। तो दोस्तों बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है टिग्रिस। दोस्तों बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किस नदी के किनारे पर स्थित है? टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों लंदन राइन नदी के किनारे स्थित है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है, सी नदी के किनारे स्थित है या फिर ऑप्शन डी है मोस्कावा नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों लंदन की अगर बात की जाएगी तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? महानदी का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा या फिर दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या फिर ऑप्शन डी है कृष्णा कावेरी का डेल्टा। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे दोस्तों बंगाल का डेल्टा भी कहते हैं। इसे दोस्तों सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये इसका व्यापार जो विस्तार है पश्चिम बंगाल में अधिक होने के कारण दोस्तों इसे बंगाल का डेटा भी कहा जाता है और दोस्तों इसका कुछ भाग दोस्तों बांग्लादेश में भी पड़ता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व की सबसे ज़्यादा व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन, गंगा, टिग्रिस या फिर टेम्स। सही आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है राइन। राइन नदी दोस्तों सबसे ज़्यादा व्यस्त और व्यापारिक नदी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ पर स्थित है? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए है गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत,
ऑप्शन बी है वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा, ऑप्शन सी है येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए और ऑप्शन डी है सागरमाथा नेशनल पार्क नेपाल। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क या फिर विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों विश्व के सबसे बड़े पार्क की अगर बात की जाएगी तो यह दोस्तों कनाडा में स्थित है, जिसका नाम है वुड बफेलो नेशनल पार्क। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, यूएसए, दक्षिण अमेरिका या फिर अफ्रीका या फिर दोस्तों रूस। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों सवाना घास के मैदान की अगर बात की जाएगी तो सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, अफ्रीका में। कहाँ पर पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों कुछ प्रमुख घास के मैदान इन्हें हम लोग देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप सभी दोस्तों के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार घास के मैदान और ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं इन्हें जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों एक तरफ घास के मैदान और दूसरे तरफ उसके देशों के नाम लिखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सवाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अफ्रीका। तो ध्यान से सभी दोस्त देखते रहेंगे, सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, अफ्रीका में। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कंपोज घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, कंपोज घास के मैदान की अगर बात की जाएगी तो कंपोज घास का मैदान दोस्तों ब्राज़ील में पाया जाता है। कहाँ पर, ब्राज़ील में पाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है लानोस की बात की जाएगी तो लानोस घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, लानोस दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं, वेनेजुएला में पाए जाते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वेनेजुएला में दोस्तों पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है पार्कलैंड, तो दोस्तों पार्कलैंड अगर आपसे पूछा जाए तो पार्कलैंड कहाँ पर पाए जाते हैं घास के मैदान, तो दोस्तों मध्य अफ्रीका में। कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य अफ्रीका में पार्कलैंड। तो दोस्तों पार्कलैंड कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य अफ्रीका में। तो दोस्तों ये दोस्तों घास के मैदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाएगी ये जो घास के मैदान है इन्हें दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है या फिर नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, सवाना अफ्रीका में है, कंपोज दोस्तों ब्राज़ील में है, लानोस दोस्तों वेनेजुएला में है। अगर बात की जाएगी पार्कलैंड तो दोस्तों मध्य अफ्रीका में है। तो दोस्तों ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखेंगे और याद कर लेंगे। शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं, ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदान की अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले दोस्तों प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों प्रेरी घास के मैदान दोस्तों अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, अमेरिका और कनाडा में दोस्तों प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। ये दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों वेल्ड घास मैदान की अगर बात की जाएगी, वेल्ड घास मैदान की बात की जाएगी तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस घास के मैदान पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है पंपास घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पंपास घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में। तो दोस्तों पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है डाउन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी के द्वारा पूछा गया, डाउन्स घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, तो दोस्तों डाउन्स घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। और स्टेपी दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टेपी घास का मैदान कहां पर पाया जाता है,
मध्य एशिया में। कहाँ पर पाया जाता है? मध्य एशिया में स्टेपी घास का मैदान पाया जाता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदान, इन्हें याद कर सकते हैं। प्रेरी अमेरिका कनाडा में पाया जाता है। वेल्डस की अगर बात की जाएगी तो दक्षिण अफ्रीका में। पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। और स्टेपी दोस्तों मध्य एशिया में पाए जाते हैं। तो दोस्तों घास के मैदान से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, क्योंकि सभी घास के मैदान मैंने आपको करवा दिए। तो आप सभी दोस्त एक बार लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी दोस्त देखेंगे। वेल्ड घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? दोस्तों अभी मैंने आपको करवा दिया, देखा ये प्रश्न एसएससी के द्वारा दोस्तों पूछा गया। तो बताएंगे वेल्ड घास का मैदान कहां पर पाया जाता है? तो दोस्तों वेल्ड घास का मैदान कहां पर पाया जाता है? अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, या फिर न्यूजीलैंड में। तो दोस्तों वेल्ड घास का मैदान कहां पर पाया जाता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अफ्रीका में। तो यहां पर दोस्तों कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, इसमें घास के मैदान कौन कौन से पाए जाते हैं जल्दी से जल्दी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अमेरिका की अगर बात की जाएगी, अमेरिका में दोस्तों प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है। कौन सा? प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अब मैंने आपको जितने सारे घास के मैदान पढ़ाए हैं, इस तरीके का प्रश्न दोस्तों एसएससी में पूछा गया है। पिछली दोस्तों एसएससी सीजीएल 2019 का प्रश्न है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है मैच करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहां पर युग्म को सुमेलित करना है, तो ध्यान से देखेंगे और सही ढंग से इसे सुमेलित करने का प्रयास करेंगे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये पता करना है। तो दोस्तों डाउन्स घास का मैदान कहां पर पाया जाता है? डाउन्स घास के मैदान दोस्तों कहां पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। एकदम सही दोस्तों है, अभी मैंने आपको बताया था डाउन्स घास का मैदान कहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों ये तो आपका सही है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी पंपास घास के मैदान, तो पंपास घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। तो दोस्तों ये भी आपका सही है। प्रेरी घास के मैदान यूएसए और कहां बताया था दोस्तों? यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यूएसए और कनाडा में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो दोस्तों और अगर बात की जाएगी स्टेपी घास के मैदान, तो दोस्तों स्टेपी घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? क्या दोस्तों स्टेपी घास के मैदान कनाडा में पाए जाते हैं? ये सॉरी भारत में पाए जाते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे स्टेपी घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों स्टेपी घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों स्टेपी घास के मैदान भारत में नहीं, किस में पाए जाते हैं? मध्य एशिया में पाए जाते हैं। तो ये आपका एकदम दोस्तों आंसर यही आपका सही है। अगर बात की जाएगी स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य एशिया में पाए जाते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मध्य एशिया में पाए जाते हैं स्टेपी घास के मैदान। तो दोस्तों घास के मैदानों से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से करके आने वाले हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, भारत, इंडोनेशिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है चक्रवात किसके केंद्र में होता है? दोस्तों चक्रवात किसके केंद्र में होता है? क्या होता है? निम्न दाब, समदाब, उच्च दाब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? निम्न दाब होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चक्रवात के केंद्र में क्या होता है दोस्तों? चक्रवात के केंद्र में दोस्तों निम्न दाब होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं रेगिस्तान से जुड़े हुए सभी प्रश्न आप लोग करके आएंगे। सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे
जिनका सपना है आर्मी में जाने का, फौज में जाने का जिनका सपना है, तो दोस्तों उन सभी दोस्तों तक आज की क्लास को शेयर जरूर करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की अगर बात की जाएगी तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, सहारा रेगिस्तान की अगर बात की जाएगी तो सहारा रेगिस्तान दोस्तों उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान पड़ता है। सभी दोस्त ध्यान रखिए। अगर आपसे बात की जाएगी दोस्तों थार मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है या फिर थार रेगिस्तान कहाँ पर पड़ता है, तो दोस्तों ये आपका भारत में पड़ता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। गोबी रेगिस्तान कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, गोबी रेगिस्तान दोस्तों चीन और मंगोलिया में पड़ता है। ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त, चीन और मंगोलिया में कौन से रेगिस्तान पड़ता है, तो दोस्तों चीन और मंगोलिया में बात की जाएगी, चीन और मंगोलिया, तो दोस्तों चीन और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल पाया जाता है। और कालाहारी मरुस्थल की अगर बात की जाएगी तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, बोत्सवाना में। कहाँ पर पाया जाता है, बोत्सवाना में पाया जाता है। तो दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट मरुस्थल कहाँ पर पाए जाते हैं इनके बारे में हमने देखा, हर एक ऑप्शन का सुपड़ा साफ किया दोस्तों। इसी तरीके से विशेष एनालिसिस के साथ में आपको प्रतिदिन हम आपको तैयार करवाने वाले हैं जीके जीएस करंट अफेयर, और साथ ही साथ में सभी महत्वपूर्ण टॉपिक या फिर सभी महत्वपूर्ण विषय की तैयारी होने वाली है सिर्फ और सिर्फ वीके चैनल पर। तो आप सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका में। गोबी रेगिस्तान की अगर बात की जाएगी चीन और मंगोलिया में पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल दोस्तों बोत्सवाना में पड़ता है। थार मरुस्थल दोस्तों भारत का मरुस्थल है, ये कहाँ पर पड़ता है, भारत में ही दोस्तों पड़ता है। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं जो कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं, इनको हम लोग दोस्तों देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो मरुस्थल हैं इन्हें देखने का प्रयास करते हैं, जो रेगिस्तान है और किस देश में पड़ते हैं। तो दोस्तों सहारा तो मैंने आपको बताया कहाँ पर पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है, जो पूछे जाते हैं और एसएससी में जो बार बार पूछे गए उन सभी मरुस्थल को हम आपको करवाने वाले हैं। तो सभी दोस्त लाइक शेयर कर जरूर करेंगे। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, बोत्सवाना में। कहाँ पर पाया जाता है, बोत्सवाना में दोस्तों कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। अगला दोस्तों टकला मकान मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। टकला मकान मरुस्थल दोस्तों चाइना में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, चीन में दोस्तों है टकला मकान मरुस्थल। अगर आपसे पूछा जाता है आटाकामा मरुस्थल, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में पाया जाता है। उत्तरी चिली में कौन सा मरुस्थल पाया गया दोस्तों, उत्तरी चिली में आटाकामा मरुस्थल। अगला दोस्तों आपका है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दोस्तों हमने अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पढ़ाया है तो उसमें जरूर बताया होगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी नामक भी मरुस्थल पाया जाता है। अगर थार मरुस्थल की बात की जाएगी तो भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। दस्त ए लुट एक मरुस्थल है जिसका नाम है दस्त ए लुट। तो दोस्तों दस्त ए लुट मरुस्थल जो कि आपका पूछा गया है या कहाँ पर पाया गया है, पूर्वी ईरान में है दोस्तों, पूर्वी ईरान में होता है दोस्तों दस्त ए लुट मरुस्थल। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है गिब्सन मरुस्थल, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। सभी दोस्त ये सारे मरुस्थल जरूर तैयार करेंगे, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाएगी गिब्सन मरुस्थल की तो ये कहाँ पर पाया जाता है, अब पाया गया है, तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है, ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो ये आपके हैं सभी महत्वपूर्ण मरुस्थल देखेंगे। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, टकला मकान मरुस्थल चीन देश में है, आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, दस्त ए लुट मरुस्थल पूर्वी ईरान में है, और गिब्सन मरुस्थल की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो यह कहाँ पर पाया गया, यह ऑस्ट्रेलिया में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ग्रेट विक्टोरिया दोस्तों और ग्रेट सैंडी और गिब्सन मरुस्थल ये तीनों कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी दोस्त सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ह्वांगहो नदी, नील नदी,
अमेजन नदी या फिर ओंग सी हू नदी। तो किस नदी को दोस्तों चीन का शोक कहा गया है? तो दोस्तों चीन का शोक किस नदी को कहा गया है? इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चीन का शोक किस नदी को कहा गया है? हुआंगहो नदी को कहा गया है। दोस्तों इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों चीन का शोक किसे कहा गया है? हुआंगहो नदी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों कुछ प्रमुख भौगोलिक नाम हैं जिन्हें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर बात की जाएगी मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आज के सेशन में ही मैंने आपको बताया बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। और चीन का शोक किसे कहा जाता है? हुआंगहो नदी को दोस्तों चीन का शोक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों विश्व का जन्नत किसे कहा जाता है, तो कुछ प्रमुख भौगोलिक उपनाम है जिसे जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और इसी सेशन में मैंने आपको बताया था कि जापान दोस्तों, जापान को दोस्तों सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान को किसका देश कहा जाता है? सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगर आपसे दोस्तों कहा जाएगा हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पूर्वी हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? दोस्तों हिंद महासागर का मोती, हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? तो ये मैंने आपको बताया है दोस्तों, हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। ये भी दोस्तों मैंने आज के सेशन में बताया है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको सही से पता होगा। आप सभी दोस्त बेस्ट स्कोर करके आने वाले हैं, बस हमारे साथ में लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भूमध्य सागर का द्वार, भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को कहा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों पूर्व का मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पूर्व का मैनचेस्टर जापान देश को कहा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पूर्व का मैनचेस्टर। संसार का छत दोस्तों पामीर का पठार कहा जाता है, पामीर की पठार को संसार का छत कहा जाता है। दोस्तों 7 टापुओं का नगर की संज्ञा किसे दी गई है? 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर कौन सा है दोस्तों? 7 टापुओं का नगर दोस्तों है मुंबई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 7 टापुओं का नगर कौन सा है? मुंबई। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर, दोस्तों ये भी मैंने आपको आज के सेशन में ही बताया कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? रोम है दोस्तों, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? पवन चक्कियों की भूमि दोस्तों नीदरलैंड को कहा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों लिली का देश किसे कहते हैं? तो लिली का देश दोस्तों कनाडा को कहते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से हमारे सारे सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? एंडीज पर्वत, विक्टोरिया झील या फिर तिब्बत का पठार या फिर इतास्का झील। तो दोस्तों नील नदी का उद्गम स्थल क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। स्प्री, डेन्यूब, राइन या फिर टेम्स। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है बेलग्रेड शहर दोस्तों डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है बर्लिन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों बर्लिन शहर की अगर बात की जाएगी तो बताएंगे बर्लिन शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों बर्लिन शहर की अगर बात की जाएगी तो बर्लिन शहर स्प्री नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, स्प्री नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो डेन्यूब नदी ये यहाँ कहाँ पर गिरती है? काला सागर में दोस्तों डेन्यूब नदी गिरती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल है कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ब्रांद्रा वर्ली ब्रिज भारत या फिर जिएझोउ बे ब्रिज चीन या फिर ऑप्शन सी है डोगाई ब्रिज चीन या फिर ऑप्शन डी है महात्मा गांधी सेतु। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल है जिएझोउ बे ब्रिज, ये चीन में पड़ता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों,
अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे, किन कारणों से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो दोस्तों निम्न वायु दाब के कारण, या फिर उच्च तापमान के कारण, या फिर अधिक आर्द्रता के कारण, या फिर कोरियोलिस बल के अभाव के कारण। तो दोस्तों किन कारणों से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो किस कारणों से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों उच्च तापमान के कारण। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लवणता की विभिन्नता, या फिर वायु दाब में अंतर, या फिर पृथ्वी में घूर्णन गति, या फिर घनत्व में अंतर। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है पृथ्वी में घूर्णन गति। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन कहाँ पर है दोस्तों, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है पृथ्वी में घूर्णन गति। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क, या फिर ऑप्शन बी है बुर्ज खलीफा दुबई, या फिर ऑप्शन सी है ताइपेई 101 ताइपेई में स्थित है, या फिर प्रेटा नाए टावर। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दुबई को दोस्तों किस नाम से जानते हैं, यूएई संयुक्त अरब अमीरात देश। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है चीन, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और भारत का दोस्तों इसमें दूसरा स्थान है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत दूसरे स्थान पर है जनसंख्या दृष्टि से। अगर बात की जाएगी दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्थान पर दोस्तों कौन सा है, रूस है। फिर दोस्तों कौन सा है, रूस के बाद दोस्तों अमेरिका है, अमेरिका के पास दोस्तों कनाडा है, और कनाडा के बाद दोस्तों कौन सा है, कनाडा के बाद दोस्तों चाइना है। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दोस्तों 7वां स्थान है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त नहर कौन सी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पनामा नहर, सू नहर, स्वेज नहर, या फिर कील नहर। तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक व्यस्त नहर कौन सी है। तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक व्यस्त नहर की अगर बात की जाएगी तो विश्व में सर्वाधिक व्यस्त नहर है स्वेज नहर। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, स्वेज नहर दोस्तों विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर है, जो कि मिस्र देश में पड़ती है। किस देश में पड़ती है, मिस्र देश में पड़ती है। और दोस्तों स्वेज नहर की अगर बात की जाएगी तो स्वेज नहर, जो कि आपका बहुत इससे एक संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है। तो दोस्तों लाल सागर को अगर आपसे पूछा जाता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, स्वेज नहर जोड़ती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी पनामा नहर की, तो दोस्तों पनामा नहर कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों पनामा में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों सू नहर कहाँ पर स्थित है, तो सू नहर यूएसए में स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों है कील नहर। तो दोस्तों कील नहर कहाँ पर है दोस्तों, तो दोस्तों कील नहर की अगर बात की जाएगी तो कील नहर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। लेकिन दोस्तों कैबेरियन सागर से अगर पूछा जाए, कैबेरियन सागर से प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है।
कील नहर दोस्तों किससे जोड़ती है? कील नहर उत्तरीय सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ती है? तो दोस्तों उत्तरीय सागर को, ध्यान से देखेंगे, उत्तरीय सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ती है? बाल्टिक सागर से कौन जोड़ती है? बाल्टिक सागर से दोस्तों कील नहर जोड़ती है। तो यहाँ पर लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर और उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एकदम बिंदास तरीके से आपको बताने वाले हैं सभी झीलों के बारे में, तो एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों खारा पानी है। खारा पानी दोस्तों कैसे पिएं? याद रखेंगे, खारा पानी कैसे पिएं? कैसे पिएं? तो दोस्तों कैसे पिएं, कैसे पिएं से दोस्तों निकल के आता है कैस्पियन। तो दोस्तों कैसे पिएं, कैस्पियन, कैसे पियन। तो दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बैंकाल झील, तो दोस्तों बैंकाल झील मजे से याद करेंगे, बैंकाल, काल जिसमें नजर आता है काल। तो दोस्तों जो बहुत गहराई पर चीज़ें स्थित होती हैं उनको देखने में दोस्तों बहुत डर लगता है, उसके अंदर देखने से काल यानी कि मौत नजर आती है। तो बैंकाल झील दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील है। तो इस तरीके से याद रखेंगे ट्रिक से। तो सबसे गहरी झील कौन सी है? बैंकाल झील है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों सुपीरियर झील, ध्यान से देखेंगे, सुपीरियर झील। तो सुपीरियर से निकल के आती है सुपारी, और सुपारी दोस्तों होती है कैसी? सुपारी होती है मीठी, सुपारी होती है मीठी, और मीठी होती है दोस्तों। तो सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे दुनिया में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सो सुपीरियर झील है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो तीनों आपको याद हो गई। खारे पानी की झील कैसे पिएं? कैस्पियन सागर। अगर कहा जाए सबसे गहरी झील, देख के नजर आएगा काल, तो उसका नाम है बैंकाल। अगला दोस्तों कहा जाएगा सबसे मीठी झील, तो मीठी होती है सुपारी, और सुपारी से बनता है सुपीरियर झील। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सुपीरियर झील, बैंकाल झील, कैस्पियन सागर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो विश्व की सबसे बड़ी झील की अगर बात की जाएगी तो विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी है? बैंकाल झील दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील है बैंकाल झील, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। यह यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे, विश्व की सबसे बैंकाल झील की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो गहरी झील अगर पूछा जाएगा, तो गहरी झील अगर पूछा जाएगा तो गहरी झील हो जाएगा कौन सा? बैंकाल झील। सुपीरियर झील सबसे मीठे पानी की झील, और सबसे बड़ी झील की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी झील दोस्तों है कैस्पियन झील है। कौन सी है? कैस्पियन झील है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो यहाँ पर आपका बैंकाल झील नहीं है, कैस्पियन झील है, कैस्पियन सागर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, रोगोंस्की बांध रूस, भाखड़ा बांध भारत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा बांध है रोगोंस्की बांध, रूस में है। तो दोस्तों रोगोंस्की बांध जो कि रूस में स्थित है, ये विश्व का सबसे ऊंचा